अस्सलाम वालेकुम। यूरोपियन हिस्ट्री का टॉपिक है यूरोपियन डिप्लोमेसी। रिवोल्यूशन के टाइम पर यूरोप की क्या डिप्लोमेसी हुआ करती थी, जो 1848 से रिवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं। तो उस वक्त ट्रीटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, अलाइंसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर मोनार्की होती थी और कंजर्वेटिज़म का कॉन्सेप्ट होता था। और ये मोनार्की और कंजर्वेटिज्म की जो प्रिंसिपल्स थे, जो शेयर्ड प्रिंसिपल्स थे, मतलब जो एक स्टेबल सिस्टम था, वो बेस करता था शेयर्ड प्रिंसिपल्स पर। और वो जो प्रिंसिपल्स निकाले गए थे वो मैट्रिनिक एक सिस्टम से निकाले गए थे। मैट्रिनिक सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है। और ये मैट्रिनिक सिस्टम बनाया गया था नेपोलियन की डिफीट के बाद, ठीक है। और ये जो सिस्टम्स थे, ये जो प्रिंसिपल्स थे यूरोप का उस टाइम 1848 से पहले वाला, ये रिजिड था और ये ट्रीटीज़ पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन 1848 के बाद इस सिस्टम को रिवोल्यूशंस को फेस करना पड़ा, जिसके बाद 80s में मेजर पावर्स ने ब्रिटेन को छोड़कर स्ट्रिक्ट अलायंस बनाए आपस में, ठीक है। 90s में ब्रिटेन और यूएसए दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट्स के साथ, ठीक है। उस वक्त अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसमें ज़्यादातर डिफेंस जो है वो ट्रीटीज़ साइन की जाती थी, मतलब आपको मिलिट्री एग्रीमेंट किए जाते थे, ठीक है। तो 1848 से पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1848 के बाद कुछ कॉन्सेप्ट आए इस तरह से अलायंसेस के और ट्रीटीज़ के। पहले ब्रिटेन ने तो नहीं बनाए थे, वो किसी के साथ अलायंस नहीं बन रहा था, किसी अलायंस नहीं बना रहा था। लेकिन 90s में यूएसए के साथ अलायंस बना डिफेंस पैक्ट का। फिर अगर हम बात करें इससे पहले कांग्रेस ऑफ वियना में, तो कांग्रेस ऑफ वियना में जो अलायंसेस और ट्रीटीज तो नहीं होती थी, लेकिन टेरिटोरियल एग्रीमेंट हुआ करती थी नेपोलियन की फॉल के बाद, ठीक है। और वो टेरिटोरियल एग्रीमेंट कांग्रेस ऑफ वरोना तक चली 1822 तक, और इसको ख़त्म किया गया यूरोपियन कॉपरेशन के ज़रिए, ठीक है। तो 1815 में टेरिटोरियल एग्रीमेंट हुआ करती थी, जिसको बाद में 1822 में ख़त्म किया गया। 1848 से पहले, ये 1848 के पहले वाला टाइम है, तो उस वक्त कोई ट्रीटीज़ अलायंसेस नहीं हुआ करते थे। फिर 1848 के बाद कुछ अलायंसेस बने और यूएसए ने अलायंस बनाया ब्रिटेन के साथ, कुछ मेजर पावर्स ने अपने आपस में अलायंस बनाया, ठीक है। आगे अगर बात करें कि अलायंस और ट्रीटीज़ ग्रेट पावर्स के दरमियान कमज़ोर क्यों पड़ी, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट क्यों रह गए, तो उससे सबसे पहले जो एग्रीमेंट था वो था क्वाड्रुपल अलायंस, जो ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम पर 1850 में बना था। और ये काफ़ी इनफेक्टिव था, जिसमें बनाने वाले जो थे वो ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, प्रुशिया था और रशिया था, जिनका मकसद था कि नेपोलियन के रिटर्न को रोकना, कि दोबारा यहाँ पर नेपोलियन या बोनापार्ट की फैमिली यहाँ पर ना आए, ठीक है। लेकिन 80s सेंचुरी में ये एक सिंबलिकल एग्रीमेंट बन गया कि बोनापार्ट फैमिली को अब दोबारा फ्रांस में नहीं आने देना। लेकिन वो फेल हो जाते हैं जब नेपोलियन द थर्ड आ जाते हैं फ्रांस में 1852 में, और कोई इसको रोक नहीं सका। फिर उसके बाद जो दूसरा सबब था इनकी ट्रीटीज़ का कमज़ोर पड़ना, उन्होंने उस टाइम पर 1850 में स्विट्ज़रलैंड की न्यूट्रलिटी का वादा किया था कि हम जो है स्विट्ज़रलैंड की न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये स्विट्ज़रलैंड जो था वो इन कंट्रीज़ के लिए मेजर स्ट्रेटेजिक नहीं था, मतलब ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था इन पावर्स के लिए, तो उन्होंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। और 1847 में जब स्विस सिविल वार स्टार्ट हुई थी, तो इनमें से कोई भी कंट्री ने स्विट्ज़रलैंड को प्रोटेक्ट नहीं किया था। तीसरा जो सबब बना इनकी एग्रीमेंट का कमज़ोर पड़ना, इनके अलायंसेस का कमज़ोर पड़ना, वो ये था कि दो पावर्स जो थी एग्रीमेंट थी वो अभी भी थी उनके दरमियान। उनमें से ही एक थी बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करना, मतलब उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था उस टाइम पर, और उसके बाद बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को भी प्रोटेक्ट करने का वादा किया था 1839 में। ये लंदन ऑफ ट्रीटी में हुआ था, ट्रीटी ऑफ लंदन में, जिसमें तीनों जितनी भी मेजर्स पावर थी उन्होंने एग्री किया कि अगर बेल्जियम पर अटैक किया जाता है तो हम बेल्जियम को प्रोटेक्ट करेंगे।
बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब जर्मनी इन्वेड करता है बेल्जियम को वर्ल्ड वार 1 में, ठीक है। फिर रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ये एग्री करते हैं कि बॉस्फोरस और दार्जिलिंग्स में से हम जो है वॉरशिप्स को हटाते हैं, ठीक है। ये एक जगह है, क्वार्टरवेज है इस्तांबुल के करीब, और ये एक जनरल रूल था जो हर मेजर पावर को फॉलो करना था। अच्छा, फिर ये आता है कि जो ग्रेट यूरोपियन पावर्स थी उनकी स्मॉलर स्टेट्स के साथ कुछ ट्रीटीज़ थी, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर जो अलायंसेस थे वो वीक पड़ गए थे, आउटडेटेड पड़ गए थे यहाँ, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर रहे थे रदर देन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो ट्रीटीज़ विद स्मॉलर स्टेट्स जो थी वो मेजर अलायंसेस नहीं थे, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रिया का एग्रीमेंट था नेपल्स के साथ, ब्रिटेन का पुर्तगाल के साथ एग्रीमेंट था 14वीं सेंचुरी से पहले। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया का ये ऑब्लिगेशन था कि वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो है ना वो पार्ट थे, ठीक है। अच्छा, जर्मन कॉन्फेडरेशन क्या है? जर्मन कॉन्फेडरेशन का मतलब ये है कि जो कुछ स्टेट्स थी जर्मन के अंडर में वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट थी, लेकिन कॉन्फेडरेशन के तहत ये आपस में कनेक्टेड थी, टाइड थी, ठीक है। जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी, और इनकी वजह से इस चीज़ की वजह से कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं लेकिन फिर भी हम कॉन्फेडरेशन के ज़रिए बाउंड हैं आपस में, तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, जिस पे हमने बात की है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, ठीक है। और ये दोनों डोमेस्टिक थे और ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया था, पूरी दुनिया के लिए बन गया था, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड, अलाइज। जो अलाइज थे, मतलब अलाइज का मतलब होता है फ्रेंडली पावर्स, नॉट फॉर्मल पार्टनर्स, ठीक है। जब पॉलिटिशियंस टॉक्ड अबाउट देयर अलाइज दे यूजुअली जस्ट मीन कंट्रीज। अलाइज की अगर बात करते हैं उनका मतलब होता है कंट्रीज़ जो उनके साथ हैं, नॉट वंस बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रीटीज़। ऐसा नहीं कि ट्रीटीज़ के ज़रिए उनके साथ हैं, जो उनके साथ हैं उनको अलाइज कहा जाता था, ठीक है। समटाइम्स दे वर रिफर टू ऑल नेपोलियनिक वार अलायंसेस। और कभी कभी ये कहते थे कि जो हम हमारे साथ कंट्रीज़ हैं ये नेपोलियनिक वार अलायंसेस हैं जो 1815 से चली आ रही हैं, और कोई भी हमारी कोई लॉन्गर एक्टिविटी नहीं है इन कंट्रीज़ के साथ। अब हॉली अलायंस क्या है? हॉली अलायंस का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप थी प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान, और ये कंजर्वेटिव मोनार्कीज थी नेपोलियन की डिफीट के बाद, ठीक है। इनका जो नाम था वो नाम तो ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी था, ठीक है। इनका मकसद था कि टेरिटोरियल चेंज को रोकना, जो 1850 से पहले थी वही बस रहना, उससे आगे इसको चेंज नहीं करना। दूसरा मकसद था कि लिबरल रिवोल्यूशन को क्रश करना, ताकि कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ना हो, ठीक है। हॉली अलायंस का मतलब क्या होता है? हॉली अलायंस ये बनाया गया था 1850s में ही बनाया गया था, 15 में ये ज़ार अलेक्जेंडर वन ने बनाया था, और ये क्रिश्चियन मॉरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये एक सिंबॉलिकल, मोस्टली सिंबॉलिकल था 1830s में, और ये कंजर्वेटिव पेक भी बन जाता है, और इनका मकसद था कि रिवोल्यूशन को सप्रेस करना, जैसे कि पोलैंड और इटली में। और इनका दूसरा मकसद था कि बादशाह को, किंग को जो है वो पावर में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाना, डेमोक्रेसी को नहीं लाना, और बॉर्डर की चेंजेस को प्रिवेंट करना, और कोई भी कंट्रीज़ में नेशनलिस्ट की अपराइजिंग ना हो और एम्पायर्स को तोड़ना। ये इनके मकसद थे हॉली अलायंसेस के। अब इनके कुछ दूसरे जो ना एग्रीमेंट थे, जैसे कि द रियल एग्रीमेंट टर्की ऑफ मॉन्क्रेट्स 1833, ये मेटरनिक था, ठीक है। ये रियल एग्रीमेंट था ऑस्ट्रिया लीडर का, और इन्होंने 3 जो है डील्स रखी थी। सबसे पहले टर्की एग्रीमेंट, पॉलिश एग्रीमेंट और एंटी लिबरल पैक्ट, ये प्रूशिया के साथ इन्होंने किया था। टर्की एग्रीमेंट क्या था कि रशिया और ऑस्ट्रिया ने वादा किया था कि हम जो है ऑटोमन एम्पायर को स्टेबल रखेंगे, और बाल्कन की जो स्टेट्स हैं उनसे हम अवॉइड करेंगे। बाल्कन स्टेट्स थी जो कि क्रिश्चियन स्टेट्स थी। जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ रहा था, तो जो क्रिश्चियन एम्पायर्स थी, मतलब जैसे कि रशिया और फ्रांस थे, तो इनका ये मकसद था कि ये जो बाल्कन स्टेट है इन पर हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। फ्रांस कह रहा था मेरा कब्ज़ा होना चाहिए, रशिया कह रहा था मेरा कब्ज़ा होना चाहिए। तो फिर रशिया और ऑस्ट्रिया ने ये वादा किया था कि फ़िलहाल हम जो है ऑटोमन एम्पायर को स्टेबल रखना चाह रहे हैं, और हम बाल्कन स्टेट से फ़िलहाल दूर हट रहे हैं। रशिया ने ये किया था। पॉलिश एग्रीमेंट क्या था? रशिया और ऑस्ट्रिया ने वादा किया था कि जो पॉलिश की जो टेरिटोरीज़ हैं,
ठीक है, पोलैंड की जो टेरिटरीज़ हैं वो बांट देंगे, और अगर पोल्स में कोई भी रिबेलियन ग्रुप राइज होता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, ठीक है। एंटी लिबरल पैक्ट क्या था, रशिया प्रूशिया के साथ इन्होंने किया था। तीनों पावर्स ने एग्री किया था कि अगर रिवोल्यूशन के अगेंस्ट किसी भी मोनार्क को जब मदद पड़ती है तो हम उनकी मदद करेंगे रिवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उनका मकसद था कि रिवोल्यूशन नहीं लाना कंट्रीज़ में, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों कंट्रीज़, ये जो पावर्स थी, ये आपस में क्या करती थी, क्या काम करती थी। रशिया पोलैंड में सिक्योरिटी चाहता था, ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि वो कुछ टाइम के लिए ओटोमन एम्पायर से दूर हट गया था कि ओटोमन एम्पायर में मुझे एक्सपेंड नहीं करना, फ़िलहाल मैं अपनी चीज़ों पर फोकस करता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रिया को मदद चाहिए थी कि इटली और जर्मनी में जो रिबेलियंट्स हैं उनको क्रश करना है, ठीक है। प्रूशिया का कोई भी बाल्कन्स में इंटरेस्ट नहीं था, जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया कि प्रूशिया जो थे वो बाल्कन्स के क्योस से हटना चाह रहे थे, ठीक है। तो प्रूशिया ने मोस्टली जो है कंजर्वेटिव लॉयल्टी को ज्वाइन कर दिया। उनका मकसद था कि क्योंकि प्रूशिया को भी रिवोल्यूशन का डर होता था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट के लिए इन जो है कंट्रीज़ को आपस ज्वाइन कर लिया। मकसद असल में बात क्या थी, आयरनी क्या थी कि ये पॉलिटिक्स थी, रिलीजन कोई मकसद नहीं था। ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स खेली जाती थी मज़हब के नाम पर। ऐसे समझे कि मज़हब कार्ड खेला जा रहा था, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियन इतने सेंसिटिव होते थे मज़हब के बारे में, ठीक है। नाम होली अलायंस था जो कि 1815 में दिया गया था, लेकिन बाद में 1830s में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक ट्रीटी बनी या एक अलायंस था जिनका मकसद था कि लिबरलिज्म को स्टॉप करना है, ठीक है। और ये कहते थे कि जो रिवोल्यूशन है वो उनकी वजह से वॉर हो रही है, ठीक है, लेकिन असल में इनको डर था कि उनकी पावर न चली जाए, ठीक है। प्रूशिया का वीकेस्ट लिंक था और ये पॉलिश नेशनलिज्म से सस्पेक्ट था, ठीक है, प्रूशिया। और ये मैटर क्यों करता है, दिस सिस्टम केप्ट यूरोप स्टेबल फॉर अ वाइल बट कोलैप्स इन 1848। ये जो सिस्टम था प्रूशिया और रशिया और ऑस्ट्रिया का, इस सिस्टम ने कुछ टाइम यूरोप को स्टेबल रखा, लेकिन 1848 में ये सिस्टम कोलैप्स हो गया जब रिवोल्यूशन हुआ पूरी यूरोप में, ठीक है। क्योंकि 1848 में सिर्फ एक कंट्री में रिवोल्यूशन नहीं होते, डिफरेंट कंट्रीज में रिवोल्यूशन होते हैं यूरोप के। इट शोज़ हाउ फियर ऑफ चेंज केप्ट ओल्ड एम्पायर्स टुगेदर। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब रिवोल्यूशन हुआ, इससे ये बताया गया कि कैसे पुराने एम्पायर्स डर के मारे आपस में मिल जाती हैं, until नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी बिकम टू स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप, ठीक है। तब तक ये मिले रहते हैं जब तक नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मंचन क्रेट्स एग्रीमेंट क्या था 1833 में, इन्होंने 3 बिगेस्ट थ्रेट्स जो है वो रिवील किए दैट वरीड मेटरनिक एंड अदर कंजर्वेटिव लीडर्स इन यूरोप। सबसे पहला जो फियर था वो था द नियर ईस्ट, ऑटोमन एम्पायर, पोलैंड और रिवोल्यूशन, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द फ्रांस। द नियर ईस्ट ऑटोमन एम्पायर फियर दैट रशिया एंड ऑस्ट्रिया माइट एक्सीडेंटली क्लैश ओवर इन्फ्लुएंस देयर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमन एम्पायर की जो कुछ रियासतें थीं, जैसे कि बाल्कन स्टेट ऑटोमन एम्पायर जैसे कमज़ोर पड़ रहा था, तो ईस्ट में जो बाल्कन स्टेट्स थीं उनमें मकसद था कि रशिया और फ्रांस आपस में, फ्रांस जो था वो चाह रहा था कि ये बाल्कन स्टेट मुझे मिले, रशिया चाह रहा था ये बाल्कन स्टेट मुझे मिले। तो रशिया और ऑस्ट्रिया आपस में मिले हुए थे और उन्होंने फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए कहा था कि हम इस मसले में नहीं आ रहे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर को डर था कि हो सकता है कि एक्सीडेंटली इनके दरमियान क्लैश हो जाए और ये बाल्कन स्टेट पर कब्जा कर ले। पोलैंड का क्या था, फियर ऑफ पॉलिश नेशनलिस्ट अपराइजिंग, ठीक है। उस वक्त पोलैंड में नेशनलिज्म का अपराइज हो रहा था, बढ़ रहे थे, तो ये भी एक डर था उनको कि ये जो टेरिटरीज, जो वादा प्रॉमिस्ड टेरिटरीज़ हैं जो हमें मिलेंगी अगर पोलैंड में रिवोल्यूशन आ जाता है या पोलैंड ख़त्म हो जाता है, तो ये जो टेरिटरीज़ हैं वो हमें मिलेंगी। अगर नेशनलिज्म का राइज होता है तो हो सकता है हमें ये ना मिलें, तो ये भी एक डर था। और फ्रांस की तरफ से रिवोल्यूशन, फियर दैट लिबरल रिवोल्ट और फ्रेंच एग्रेशन को डिस्टेबलाइज यूरोप, और उनको ये भी डर था कि अगर फ्रांस में अगर रिवोल्यूशन आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, तो यूरोप का जो पीस है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने आपस में वार को कैसे अवॉइड किया,
no military build-up against each other. Russia did not mass troops to invade Turkey. रशिया ने कोई भी ट्रूप्स का सहारा नहीं लिया कि टर्की को इन्वेट करे. Austria did not station armies in Galicia, Transylvania to block Russia. ऑस्ट्रिया ने भी कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया था कि रशिया को ब्लॉक कर सके, क्योंकि ये तो आपस में मिले हुए थे. Instead, troops were placed to crush rebellions. ठीक है. अब क्या किया गया था, जैसे कि रशिया ने भी कुछ नहीं किया था टर्की के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ नहीं किया था रशिया के अगेंस्ट. इन्होंने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स थे उनको रिबेलियंस को क्रैश करने के लिए भेज दिया गया था. ठीक है. रशिया की जो ट्रूप्स थी वो वार्सा पर्शियन ट्रूप्स, जो रशियन ट्रूप्स इन वार्सा, पर्शियन ट्रूप्स इन पोर्सेन, और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स जो थी वो क्राको में थी. ठीक है. और इनका मकसद क्या था कि पॉलिश रिवॉल्ट को सप्रेस करना और आपस में नहीं लड़ना. ठीक है. इनका देयर रियल फियर फ्रांस एंड रिवोल्यूशन, इनका जो असल डर था वो फ्रांस का रिवोल्यूशन था. ठीक है. ऑस्ट्रिया की जो मेन आर्मी थी वो नॉर्दर्न इटली में थी, रिवोल्ट को रोक रही थी. पर्शिया की जो मेन आर्मी थी वो रायन में थी. ठीक है. वो फ्रांस को गार्ड कर रही थी, फ्रांस को देख रही थी. और ऑल थ्री मोनार्की साव फ्रांस एज द बिगेस्ट डेंजर. और इन तीनों के लिए, तीनों मोनार्की के लिए फ्रांस बिगेस्ट डेंजर था. मिलिट्री के ज़रिए भी अटैक कर सकते हैं या रिवोल्यूशन को स्प्रेड भी कर सकते हैं. नो वार प्लान्स अगेंस्ट ईच अदर. और इन्होंने कोई भी वार अपने आपस में लड़ने के लिए कोई भी प्लान नहीं किया था कि हम आपस में भी लड़ेंगे. अनलाइक लेटर अलायंसेस, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद, वर्ल्ड वार 2 से पहले, वर्ल्ड वार 1 से पहले जितने भी अलायंसेस थे वो आपस में लड़ गए थे, लेकिन इनका लड़ने का कोई मकसद नहीं था. ठीक है. इनका असल मकसद था कि फ्रांस में जो नेपोलियन यूरोपियन वार हो रही हैं उनको रोकना, उनके अगेंस्ट लड़ना. ठीक है. जैसे कि नेपोलियन ने किया था पहले. और ये क्यों मैटर करता है? दिस शोज दैट बिफोर 1848 यूरोपियन कंजर्वेटिव पावर फियर्ड रिवोल्यूशन मोर देन ईच अदर. ठीक है. इनका असल डर रिवोल्यूशन था, खुद से वो नहीं डरते थे. इन आपस में, इनको आपस में कोई डर नहीं था, इनको सिर्फ डर था रिवोल्यूशन से. और their system worked as long as they cooperated. But once nationalism and liberalism exploded in 1848, their unity collapsed. काफ़ी टाइम तक इनका सिस्टम काम करता रहा जब तक नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का एक्सप्लोड नहीं हुआ, जब बढ़े नहीं 1848 में. और जैसे वो बढ़े तो उनकी यूनिटी भी कोलैप्स हो गई. ओके. तो ये था यूरोप की डिप्लोमेसी. थोड़ा हमने डिस्कस किया है, मज़ीद और भी हैं इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं यूरोप की डिप्लोमेसी में, और हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में. ठीक है. सो कीप सपोर्टिंग. आई वांट वॉच आवर्स. आई एम रियली नीड इट.